नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं इस राइज ऑफ क्लासेस बाड़मेर के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पीवाई क्यूज़ की इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइबल जो मूवमेंट चले राजस्थान में, जनजातीय जो आंदोलन चले उनके बारे में, उनसे संबंधित जो लेटेस्ट क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय आंदोलन के रूप में जो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संप सभा के उद्देश्य थे या तो संप सभा की हम लोग बात करते हैं तो 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना की जाती है गोविंद गिरी के द्वारा। 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना की जाती है गोविंद गिरी के द्वारा। 1883 में भील जनजाति, स्पेशली तौर पे भील जनजाति के लिए सामाजिक राजनीतिक जागृति, भील जनजाति के लिए सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए संस्था को गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित किया गया। 1883 में संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही में की जाती है। तो इस संप सभा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पहला है मादक द्रव्य पदार्थों का परित्याग। बिल्कुल सही है कि जो शराब के आदी थे, शराब के एडिक्ट थे, उन लोगों की शराब से बाहर निकलकर एक सामाजिक जागृति के रूप में, राजनीतिक जागृति के रूप में तैयार करने के लिए बैठ बेगार प्रथा का विरोध करना। बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बैठ बेगार की जो प्रथा थी, बैठ बेगार का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस व्यक्ति को कोई भी काम करवाया जाता है उस काम के बदले उन्हें किसी भी तरह का मानदेय, पारिश्रमिक भत्ता कुछ भी नहीं मिलता। तो उस बैठ बेगार प्रथा जो अंग्रेजों के द्वारा करवाई जाती थी उनका विरोध करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। स्वदेशी को प्रोत्साहन, हम लोग जानते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजों के या ब्रिटेन के यहाँ भारत आने वाली जो वस्तुएं थी उनका विरोध करने के लिए उनका बहिष्कार करें, उनका बाइकआउट करें और अपने देश की जो वस्तुएं थी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। तीनों जो उद्देश्य हैं हम लोग कह सकते हैं सही है। मादक द्रव्य पदार्थों का परित्याग, बैठ बेगार का विरोध, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। 1883 में भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस सेना का गठन किया गया? हम लोग जानते कि आंदोलन जो भी चलता है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन जो चले हैं, वो स्पेशली तौर पे हम लोगों को पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने यहाँ पर जो कानून की व्यवस्था कर रखी थी या दमनकारी जो नीतियां चलाई गई थी, उन दमनकारी नीतियों को दबाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, उनका प्रोटेस्ट करने के लिए, किसानों की बात कहें या जनजातियों की बात कहें कि उन जनजातियों ने भी किस तरह से उन गलत कानूनों का विरोध किया, तो उसी के तहत ये पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस सेना का गठन किया गया? कि उस सेना का गठन किया गया अंग्रेजों की फौज थी, ताकि भील जिस प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस कानून का विरोध कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, उनका विरोध करने के लिए उनके सबसे पहले उनके द्वारा जो गठित की जाती है वो आपकी है जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन का गठन भीलों के दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। भीलों के दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है, हमें याद रखना है, जोधपुर लीजियन, जिसका गठन किया गया 1835 में। 1835 में इसका गठन किया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में है 1944 नीम का थाना। नीम का थाना अब सीकर जिले में आता है। एक समय तो जब संभाग और जिलों को बनाया गया तो नीम के थाने को जिले का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये सीकर जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे 1944 के नीम के थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। 1944 में मीणा जनजाति के द्वारा अपने सुधार के लिए नीम के थाने में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
उसके बारे में कोटेशन जो दिए गए हैं। पहला है जैन मुनि जिनविजय। जैन मुनि जिनविजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। तो पहला जो कोटेशन है 1944 में नीम के थाने में होने वाला जो सम्मेलन था वो बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जैन मुनि की अध्यक्षता में नहीं, बंशीधर शर्मा। तो ये पहला कोटेशन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष का नाम हमें याद रखना है कि बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में नीम का थाने में ये मीणा जनजाति के सुधार से संबंधित सम्मेलन हुआ। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए। बिल्कुल सही बात है। ए गलत है, बी सही है। यानी केवल सही कथन की बात करनी तो इसमें कोटेशन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि इनकी अध्यक्ष की जगह यहां पे बंशीधर शर्मा अध्यक्ष थे। 1944 याद रखना है। नीम का थाना में ऐसा भी आ सकता है कि 1944 में मीणा जनजाति का सम्मेलन बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में कहां हुआ, तो याद रख लेना नीम का थाना, बंशीधर शर्मा, 1944। इसके बाद अगले प्रश्न के रूप में बात करते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ कहा जाता है, दोनों को जनजातीय इलाके के रूप में हमें याद रखना है। कि भील आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हम लोग जानते हैं कि स्पेशली तौर पे दो बड़ी जनजातियों के रूप में हम लोग माने, तो एक तो मीणाओं के द्वारा जनजातीय आंदोलन राजस्थान में ये सर्वाधिक एजुकेटेड जाति भी है, और दूसरे के रूप में जाने तो भील, इनके द्वारा ही ये ट्राइबल जो मूवमेंट्स है वो स्पेशली तौर पे अंग्रेजों के उस दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए चलाए जाते हैं। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहलाता है, दक्षिण राजस्थान का हिस्सा है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 जो कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें इस भील आंदोलन के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार, बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जो भीलों में सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति को सही करने के लिए उस आंदोलन को चलाया जाता है या उसको फैलाने के लिए चलाया जाता है, आंदोलन था जिसने कालांतर में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक जो इसका उद्देश्य था पॉलिटिकल एंड सोशल जो स्टेटस है भीलों का, वो सुधार करने के लिए किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिलीजियंस था, और रिलीजियंस से ये पॉलिटिकल में आ गए राजनीतिक स्वरूप। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भीलों में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। बिल्कुल सही है। सामाजिक जागरूकता के कारण भीलों ने ठाकुरों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही। जो रियासतें थी जहां राजाओं का शासन था, रजवाड़ों का शासन था, और जैसे जैसे उनमें सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति आई, अपना प्रतिनिधित्व करने की कोशिश उनके द्वारा की गई, तो वहां के ठाकुरों द्वारा दिए जाने वाले आदेश को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यह भी सही है। भील क्षेत्र में राज्य के आबकारी राजस्व में गिरावट आई। बिल्कुल ये बात कोटेशन सही है। आबकारी से मतलब है शराब से संबंधित जो विभाग है उसको आबकारी कहा जाता है। तो धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक जागृति फैली, तो धीरे धीरे भीलों ने उस शराब के नशे को छोड़ना शुरू किया, और शराब के नशे को छोड़ना शुरू किया तो अंग्रेजों का जो विभाग था, आबकारी विभाग, जहां से उनको रेवेन्यू होता था, उस रेवेन्यू में गिरावट आएगी, क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। खरीदना क्यों बंद किया? क्योंकि जागृति आई, समाज और धर्म की दृष्टि से उनके बीच में जागृति आती है, तो उन्होंने शराब को पीना बंद किया, तो अंग्रेजों के लिए रेवेन्यू में कमी होगी। थोड़ा सा समझने वाली बात थी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद गोविंदगिरी बेड़सा ग्राम, बिल्कुल सही है। बेड़सा ग्राम का कृषक भील नहीं। यहां पे ये याद रखना है कि भीलों का ये नेता जरूर रहा है। भील आंदोलन इन्होंने चलाया, भगत पंथ इन्होंने चलाया है, लेकिन ये खुद भील नहीं था। यहां पे हमें याद रखना है कि ये बंजारा था। मतलब 4 कोटेशन में केवल एक शब्द गलत दिया है। 4 जो कोटेशन देने के बाद उन्होंने केवल एक शब्द पे पूरे कोटेशन को गलत करवा दिया। इसलिए मित्रों हमें ये बात ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, कि जहां आरपीएससी आजकल इस तरह से अपने नए प्रयोग कर रही है, कई बार हम फ्लुएंसी में उस पूरे कोटेशन को पढ़ते नहीं है, आधा पढ़ने के बाद भी आंसर दे देते हैं, लेकिन यहां ये बात सामने आ रही है कि केवल एक भील शब्द होने के कारण ये कोटेशन गलत हो जाता है, क्योंकि ये भील नहीं, ये क्या था? बंजारा था। तो याद रखेंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। यानी ए, बी और सी, ये 3 जहां बैठेंगे वो इसके सही आंसर के रूप में होंगे। यानी डी इसका गलत है, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि भील नहीं। 1818, 1858 याद रखना है इनका जन्म होता है, और ये जाति से कौन था? बंजारा था। जाति से कौन था?
बंजारा, डूंगरपुर जिला रहेगा। कहां का निवासी रहेगा? डूंगरपुर बेड़सा, डूंगरपुर बेड़सा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन 1818 में अंग्रेजों के द्वारा जो संधिया की जाती है उस समय उदयपुर राज्य या जिसको मेवाड़ भी कह सकते हैं, मेवाड़ के भील विद्रोह के कारण थे? 1818 में जिस तरह से अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाकर, कानून बनाकर जंगलों से विस्थापित करने का प्रयास इन भीलों को किया गया, अपने जो अधिकार थे उनको उन्होंने छीनना शुरू कर दिया गया, उसी के विरोध में जो ये आंदोलन चला उसके कौन कौन से कारण थे, किस कारण से इस प्रोटेस्ट होता है? पहला, अंग्रेजों की भील दमन नीति बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भीलों को दमन करने की नीति थी, भीलों को दबाने की नीतियां बनाई गई थी, इसलिए भीलों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा भीलों से जबरन कर वसूली बिल्कुल राइट है कि उनके द्वारा अपने हकों की जागृति उनमें थी और इसीलिए तो उन्होंने वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपनी जो जागृति फैलाने के कारण उन्होंने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। लेकिन बंद करने के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा पुलिस के फोर्स के बल के प्रयोग के रूप में करते हुए उनसे जबरन कर वसूली की गई, ये भी कारण सही है। अंग्रेजों द्वारा भीलों से रखवाली यानी उनकी सुरक्षा के एवज में, कह सकते हैं सुरक्षा के एवज में, एवं बोलाई कर वसूली पर रोक लगाना, अंग्रेजों द्वारा भीलों से रखवाली और बोलाई कर वसूली पर रोक लगाना, तो ये भी इसका सही है। यानी इसका सही आंसर ए बी सी तीनों है। भील आंदोलन के प्रमुख आंदोलन के शुरू होने के प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, भीलों से जबरन कर लेना, और तीसरा रखवाली और बोलाई कर की वसूली पर रोक लगाना, क्योंकि वो उनके ही समाज के द्वारा उन करों को लागू किया गया तो अंग्रेजों ने उन पर रोक लगा दी थी। तो भील आंदोलन के तीनों कारण सही है और स्पेशली तौर पे 1818 ये आंदोलन मेवाड़ में चलता है या उदयपुर में चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, शोभालाल गुप्त। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? सामाजिक और राजनीतिक जागृति के लिए, वहां की जनता के बीच में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति के लिए या शैक्षिक कह सकते हैं, इनके लिए इसकी स्थापना, हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? सागवाड़ा, जो डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर के आदिवासी एरिया में ये जागृति फैलाने के लिए सागवाड़ा में इसकी स्थापना शोभालाल गुप्त के द्वारा की गई। ये 2025 में पूछा गया है, तो याद रखना है हरिजन सेवा श्रम है, हरिजन सेवक संघ अलग है महात्मा गांधी का, और ये हरिजन सेवा श्रम, इसकी स्थापना शोभालाल गुप्त के द्वारा सागवाड़ा में की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? हम लोग जानते, पहले तो ये याद रखना है कि गोविंदगिरी के द्वारा भीलों में जागृति फैलाने के लिए कौन सा पंथ चलाया गया, कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो वो आपका आंदोलन रहेगा कौन सा? भगत पंथ। वही जो शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक जो जागृति फैलने के बाद में धीरे धीरे ये भगत पंथ जो राजनीति के क्षेत्र में स्थापित हो गया था। तो इसके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं की पहचान करनी है, यानी सही नहीं है। 1921 और 22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी, वैसे गुजरात में पड़ता है ये वर्तमान में क्योंकि उधर बॉर्डर गुजरात का है, गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल सही है, गांधी जी के द्वारा 1920 से लेकर 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और गुजरात स्थायी था, हम लोग जानते हैं। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बार शोध में निर्वासन रहे, ये गलत कथन है। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, सही बात है ये। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये भी गलत कथन है। यानी एक तो बी आपका गलत है और एक आपका डी गलत है। भगत आंदोलन के बारे में ये दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी और डी। इसका सही आंसर होगा बी और डी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोविंदगिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो यहां भी याद रखना है
कि 3 कोटेशन सही है और 1 कोटेशन गलत है गोविंदगिरी के बारे में। गोविंदगिरी ने मानगढ़ पहाड़ी याद रखना है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हैं, ये बांसवाड़ा में स्थित है, को अपना केंद्र बनाया, बिल्कुल सही है। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूणी स्थापित की तथा उनकी सुरक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की। अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर है जो 1915 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कथन गलत है, इसलिए इसका ये सही आंसर है। अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये इसका सही आंसर है। गोविंदगिरी, संत सभा, भगत आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी, ये सारी चीजें उनको केंद्रित करती है कि उन्होंने किस तरह से आदिवासी भीलों में मानगढ़ जो पहाड़ी पर 1917 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से लोगों ने इकट्ठे होकर 1500 भील अपने उन अधिकार और हकों की लड़ाई के लिए अपना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, इसलिए उनको मानगढ़ पहाड़ी और मानगढ़ धाम के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न के रूप में है, गोविंदगिरी निम्न में से किस जाति से संबंधित थी? पीछे के प्रश्न में ये बता दिया। सहरिया हमें याद रखना है कि किशनगंज और शाहाबाद, ये दोनों 12 जिले की तहसीलों के रूप में हैं। वहां भारत में भारत सरकार की आदिम जनजाति सहरिया जनजाति है, एकमात्र भारत सरकार की आदिम जनजाति जो 12 में है, जहां सबसे ज्यादा निवास करती है। ग्रासिया तीसरी सबसे बड़ी राजस्थान की जनजाति के रूप में हम लोग जानते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति सिरोही का क्षेत्र मान सकते हैं, जनजाति के रूप में ग्रासियों को जाना जाता है। भील सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील। बंजारा, तो अब इसमें से पूछा गया है गोविंदगिरी निम्न में से किस जाति से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है बंजारा। नेता भीलों का है लेकिन खुद बंजारा है। 1858 बेड़सा ग्राम डूंगरपुर, ये याद रखना है गोविंदगिरी के लिए, डूंगरपुर बेड़सा ग्राम। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है। सहरिया भारत सरकार के द्वारा नामित एकमात्र राजस्थान की आदिम जनजाति के रूप में से जाना जाता है, आदिम जनजाति। और राजस्थान की 2 ऐसे स्थान हैं 12 जिले के जहां पे रहती है, शाहबाज और किशनगंज। ग्रासिया तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में, बंजारा जो गोविंदगिरी का जाति है, और 1858 बेड़सा ग्राम डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न के रूप में है, निम्न में से मेर विद्रोह, मेरों के प्रमुख केंद्र की हम लोग बात करें कि मेर कहाँ रहते हैं, तो याद रखना है कि हमें एक तो मारवाड़ का क्षेत्र कह सकते हैं जहां इनका प्रमुख क्षेत्र था, मेवाड़ कह सकते हैं और अजमेर कह सकते हैं। मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर, ये प्रमुख रूप से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये मेरों के केंद्र थे। जामेर जो जाति थी वो मेर के केंद्र के रूप में जहां पे ये लोग रहते हैं। तो यहां इसने ये पूछा है कि निम्न में से मेर से ही तो मेरवाड़ा बटालियन का भी गठन किया गया 1822 में। मेरवाड़ा बटालियन जो मेरों को दबाने के लिए 1822 में गठन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मेरों के दबाने के लिए भी कौन सी बटालियन हमें याद रखनी है? मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो ब्यावर, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर याद रखेंगे। यानी मेरों के प्रमुख केंद्र के रूप में बात करें तो मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर, ये 3 प्रमुख केंद्र थे। और इनका दमन करने के लिए हमें याद रखना कि अंग्रेजों के द्वारा किस बटालियन का गठन किया जाता है? मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया जाता है। किस वर्ष किया जाता है? 1822 में। और इनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? ब्यावर में। तो अब ये पूछा कि मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? पहला है उन पर ब्रिटिश नियंत्रण करने का प्रयास, बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों के द्वारा मेरों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपनी नीतियां, अपनी बातें, अपने कानून मनाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया कि जो पहला कोटेशन लिखा है कि उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास करना, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया कि वो अंग्रेजों के अधीन रह के अपना काम करे।
तो ये पहला ही इसका सही आंसर है कि प्रमुख कारण कौन सा मेर विद्रोह का था, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास किया गया। स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप से मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहीं, यानी मेर विद्रोह का प्रमुख कारण है। या जनजातीय विद्रोह तो अंग्रेजों के कारण ही हो रहे हैं और अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उस कोशिश को असफल करते हुए मेरों ने अपना विद्रोह कर दिया था। अगले प्रश्न के रूप में आता है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, एमएल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन होता है वार्षिक, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919, अमृतसर पंजाब में स्थित है, गोल्डन मंदिर स्थित है, यहां पे याद रखना है, स्वर्ण मंदिर स्थित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध भी इससे रहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध भी इससे रहता है, वो भी 1919 की घटना है। कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया, याद रखना है कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी के ठिकाने मेवाड़ में टोटल 16 थे, 16 में से एक ये भी है और ये वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखना है कि राजस्थान ही नहीं भारत में चलने वाला सर्वाधिक लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 के बीच में और 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? 1897 से शुरू होकर ये राजस्थान का वह किसान आंदोलन है जो 3 चरणों में चलता है, 1897 से लेकर 1915 तक, 1915 से 1928 तक, 28 से लेकर 1941 तक। और प्रमुख रूप से हम लोग जानते हैं कि भूप सिंह गुठावली गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसको राजस्थान में विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में ये मूवमेंट चलाया जाता है। उनके प्रस्ताव को अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया? इसका सही आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हम लोग जानते हैं कि उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, यानी उग्रवादी आंदोलन के या उग्रपंथी जो चरण चलता है उसके प्रमुख नेता के रूप में लाल बाल पाल के रूप में ये प्रमुख नेता थे, जिनके द्वारा 2 समाचार पत्र भी लिखे जाते हैं, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा दोनों को याद रखना है, केसरी और मराठा, ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले जाते हैं। इसके बाद में याद रख लेना, तिलक ने अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान उनका रहता है। और जिस दिन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है 1 अगस्त 1920 को, इस बेताज बादशाह यानी कभी भी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन जनता के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी थी कि जनता उनको बेताज यानी ताज कभी नहीं रहा, लेकिन बादशाह जैसी पॉपुलरिटी जनता के बीच में थी। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा अपने शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स का निधन हो जाता है। तो उन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इस बिजोलिया किसान आंदोलन, किसानों की मांग को प्रमुख रूप से उठाया था। केसरी और मराठा इनके 2 प्रमुख समाचार पत्र रहते हैं। केसरी को मराठी में लिखा गया और मराठी को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, मराठी को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। इन्होंने 2 उत्सवों को भी शुरू किया, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को भी इनके द्वारा शुरू किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। इसके बाद गांधी जी के संदेशा अनुसार तेजावत मतलब मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा कह सकते हैं, आदिवासियों के बावजी कह सकते हैं हम लोग। गोविंद गुरु के बाद में एक दूसरा प्रमुख नाम जनजातीय क्षेत्र में उनकी जागृति को फैलाने का काम करता है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के सूत्रधार रहते हैं। 1921 में उनके द्वारा एक ही आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। तो गांधी जी के संदेशानुसार, गांधी जी के कहने पर तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? तो इसका सही आंसर है 4 जून 1929। 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत के द्वारा, याद रखना है कि इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का
मसीहा के रूप में इसे जाना जाता है। आदिवासियों का बावजी कहा जाता है। आदिवासियों का बावजी कहा जाता है। इनके द्वारा एक ही आंदोलन 1921 में चलाया गया। अगले प्रश्न के रूप में है आपके सामने, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी भीलों ने जो विद्रोह किया उनके लिए कथन है, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, सही बात है। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जब दमनकारी कानून बनाए गए, भीलों के अधिकारों को छीना गया, तो उनके द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उस आंदोलन को एग्जीक्यूट किया गया। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया, बिल्कुल सही है। आदिवासी हम लोग जानते हैं जो जंगलों के मूल निवासी है, जंगल उनके घर थे, जंगल ही उनके लिए सब कुछ था, और जंगलों से जब उन्हें बेदखल किया जाने लगा तो उन्होंने अंग्रेजों की नीतियां कानूनों का विरोध करना शुरू किया। यह भी कथन सही है। तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों कथन इस भील आंदोलन के लिए सही माने जाते हैं। अगला है 1907 में गोविंदगिरी ने भीलों और कोलियों को किस गांव से उपदेश देना प्रारंभ किया? गोविंदगिरी भीलों का जो प्रमुख नेता है, सम सभा के संस्थापक, उनके द्वारा किस गांव से उनकी जागृति के लिए उपदेश देना शुरू किया? तो बेरसा लिखा हुआ है, इसको आप बेरसा, ये दोनों एक ही चीज है। बेरसा और बेरसा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में इसके उच्चारण के लिए भी आर है और इसके लिए भी आर है, इसलिए कुछ वर्जन में इसको बेरसा लिख देते हैं, कुछ लोग इसको बेरसा लिख देते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं है। 1907 में प्रमुख रूप से कौन सी दो जातियां, भील और कोली, भीलों और कोलियों को जागृत करने के लिए उन्होंने किस गांव से अपने उपदेश देने प्रारंभ किए? तो हम याद रखेंगे बेरसा। बेरसा, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्जन के अनुसार बेरसा भी सही है। तो इसका सही आंसर है बेरसा ग्राम, डूंगरपुर। इसके बाद अगला है, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? अच्छा प्रश्न आ गया। मैंने पहले बता दिया आपको कि विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह, विजय सिंह पथिक जिसका मूल नाम भूप सिंह, गुठावली गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला, गुठावली गांव यूपी का रहने वाला, उत्तर प्रदेश, जिसका मूल नाम भूप सिंह है, इनके द्वारा राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम दास के कहने पर उनका लीडरशिप किया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में जिस तरह से फैलाया, इसलिए इनको इस आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसके बाद में याद रखना है कि गोविंद गुरु जो भीलों के प्रमुख नेता, भगत पंथ जिन्होंने भीलों में जागृति फैलाने के लिए इसको चलाया, और दूसरा इसके द्वारा भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए संप सभा को स्थापित किया गया, और तीसरा मानगढ़ पहाड़ी पे जो कांड होता है, हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला है मोतीलाल तेजाब, इसका सही आंसर हो गया, जिसको अवतारी पुरुष कहा जाता है। याद रखना कि इन्होंने एक ही आंदोलन के दौरान भीलों की 21 सूत्रीय मांग, एक ही आंदोलन के समय 21 सूत्री भील जनजाति की जो मांग थी, 21 सूत्री मांग पत्र जो मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ पुकार कहा जाता है, जिसको राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ पुकार के रूप में जाना जाता है। कितने सूत्री मांग पत्र? 21। किस आंदोलन से संबंधित? एक ही आंदोलन, मातृकुंडिया ग्राम, चित्तौड़गढ़ में, राशमी तहसील, जहां से शुरू होता है। मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ से भीलों की 21 सूत्री मांग को मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। रामनारायण चौधरी हो गए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख योगदान है। तो अवतारी पुरुष कह दो, आदिवासियों के बावजी कह दो, आदिवासियों के मसीहा कह दो, जो एक ही आंदोलन के लिए जनक के रूप में जाने जाते हैं। 21 सूत्री भीलों का जो मांग पत्र था, जिनको मेवाड़ पुकार कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ का हिस्सा भी प्राचीन समय में मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। तो अवतारी पुरुष कह दो, उनके रूप में जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को।
अगले क्वेश्चन के रूप में, तो आदिवासियों के जो आंदोलन लेटेस्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग बात करें तो प्रमुख रूप से ये दो ही जो 25 और 26 में इनसे संबंधित इतने प्रश्न पूछे गए जो लेटेस्ट रूप से आ रहे हैं और किस तरह से इनके वर्जन को बनाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।